राजद में और मुकेश सहनी में ये डील तो ज़रूर हुई होगी। माने ये सीट जो आपको मिल गया तो कुछ वारा न्यारा कर लिया जाए, तो कुछ मुकेश सहनी कर लेंगे, कुछ लालू प्रसाद यादव कर लेंगे, दोनों मिल के कर लेंगे। इसकी संभावना, हम नहीं कहते कि वो करने ही जा रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना राजनीति में ये चीज़ होती है। तो अब ये देखना होगा, लेकिन मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। उनको लड़ना चाहिए था, तो खुद उनको गठबंधन में आए हैं और ये जिद पर अड़े थे कि आरक्षण जो देगा उसी के साथ हम जाएंगे। हालांकि वो नहीं हुआ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज पब्लिक में भी चला गया, लेकिन वो कहीं तो ऐसा नहीं है कि उनको आरक्षण कहीं मिल रहा है। आरक्षण का मुद्दा लेकर जो मुकेश सहनी निकले थे पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? उस वजह से थोड़े वोटर खींच कर आएंगे? वो तो फिक्स हो गया ना। माने जिस पार्टी ने उनको 3 सीटें दी हैं राजद ने, उसके भी एजेंडे में ये नहीं है कि निषादों को एससी कैटेगरी हाँ शेड्यूल ट्राइब में उसमें शामिल किया जाए। एनडीए का वोट तो नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ, इनके जो प्रभाव में लोग हैं, इनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, या उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका वोट जरूर उधर चला जाएगा महागठबंधन के साथ। हाँ, उनका अपना वोट तो चला ही जाएगा, मगर बड़ी संख्या में निषाद जो हैं वो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजद के साथ उनका बैर रहा है। राजद नहीं चाहता है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़ाए, तो ये लालू प्रसाद यादव ही नहीं चाहते हैं। ये चर्चा माने बहुत जोरों पर है। तो अगर ये मुकेश सहनी उनके बेटे को टिकट देना भी चाहेंगे तो इसका विरोध राजद कर देगी। राजद कर देगी। जमुई में पहली बार राजद ने टिकट दिया और बेटी को दिया, वहाँ की बेटी को, लेकिन इन्होंने मेहमान को दिया है। और मेहमान 2 मायने में कहे जाते हैं, माने लोग दामाद को भी मेहमान ही कहते हैं। तो उन्होंने उस पर अटैक किया है, चिराग पासवान पर, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अर्चना रविदास के पक्ष में वोटों की गोलबंदी ये कर पाएंगे। और वहाँ ये चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनके पक्ष में माहौल है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। अगर नज़र सुर्खियों पर डालें तो आज बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर बैठे नजर आए। जैसा कि आपको मालूम होगा, बीते दिन शुक्रवार को मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई। 3 सीटें महागठबंधन से उनको मिली हैं और आज शनिवार को ही तेजस्वी यादव के साथ जमुई में अर्चना रविदास को जिताने के लिए मुकेश सहनी वहां पहुंचे और खूब हुंकार भी बढ़ी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से मुकेश सहनी की ही, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन में उनकी पार्टी शामिल हुई है, उनको 3 सीटें मिली हैं। उसके बाद उनका जो पार्टी का सिंबल है वो भी नया उन्हें मिल चुका है, लेडीज पर्स। वैसी परिस्थिति में एक और बड़ी खबर उनके ही खेमे से निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब 3 सीटों पर किसे उतारेंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बात एक बार नवादा की कैसे ना करें, वो सीट जहां पर पारस के सांसद थे सूरजभान के भाई चंदन सिंह, इस बार बीजेपी ने अपने खाते में उसे रख लिया। विवेक ठाकुर को वहां पर उम्मीदवार बना दिया और अब विवेक ठाकुर को जिताने के लिए खुद पीएम मोदी नवादा दौरे पर कल रविवार को आ रहे हैं। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जमुई में हुंकार भरने के बाद आखिरकार पीएम मोदी नवादा के वोटरों को कैसे अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि अब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईद के दिन भी शिक्षकों की छुट्टी रद्द हो सकती है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर बात बिहार में वोटिंग को लेकर, क्योंकि एक अखबार में ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। 2019 के रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2019 में 67.40 वोटिंग हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम बिहार में 57.30 वोटिंग हुआ था। यानी कि बिहार में सबसे कम वोटिंग होता है, ऐसा कहा गया है। देश में 50 संसदीय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 18 संसदीय क्षेत्र बिहार के बताए जा रहे हैं जहां पर कम वोटिंग होती है। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा हम उसी
खबर को लेकर करेंगे जो कि वोटिंग के संबंध में बिहार के बारे में दर्शाई गई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वोटिंग होती है और बिहार में जो वोटिंग होती है बहुत कम है, जबकि राजनीति में बिहार के लोग सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो इसे कैसे देखा जाए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब यहाँ के राजनेताओं के पास है, मगर वो इस पर बोलते नहीं। और चुनाव आयोग तो आंकड़ों को देखता है, आंकड़े में वोटिंग रेशियो कम है तो वो कहता है कि बिहार में वोटिंग कम हो रही है। सच्चाई ये है कि बिहार में 90% से ज़्यादा वोटिंग होती है। 90% जी, से ज़्यादा? नेशनल एवरेज को भी लीजिएगा तो उससे ज़्यादा वोटिंग बिहार में होती है। अच्छा। मगर होता ये है कि बिहार की आधी आबादी रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर है, दूसरे प्रदेशों में है, तो वो तो वोट देने आएंगे नहीं यहाँ हजारों खर्च करके, तो वो ऐसे ही आधे वोटर तो ऐसे ही आपके एब्सेंट हो गए। बाकी बच गए जो 50% वोटर, तो वो 57% एवरेज है, तो वो तो ज़्यादा ही वोटिंग हो रही है यहाँ। तो इस सच्चाई को नेता नहीं बताते, इसलिए कि उनकी किरकिरी होगी, उनकी बदनामी होगी कि उन्होंने प्रदेश में रोजगार के अवसर विकसित नहीं किए, उद्योग धंधे खड़े नहीं किए, जिससे यहाँ के नौजवानों को यहीं रोजी रोटी मिल जाए। अब जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 में मैं और पत्नी 2 ही लोग यहाँ हैं और बेटे बहू नौकरी के लिए बाहर हैं, प्रदेश से बाहर हैं, तो आधे आबादी तो हमारे यहाँ ऐसे ही कम हो गई। ऐसे बिहार का प्रत्येक घर ऐसा है जहाँ से 2 सदस्य 4 सदस्य नौकरी के लिए बाहर है, चाहे मजदूरी के लिए हो, चाहे आईटी सेक्टर में काम कर रहा हो या दूसरे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, वो बाहर जाना मजबूरी है उसकी। तो ये तो बिहार के लिए, नेताओं के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। चुल्लू भर पानी में कि आप बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं और उपलब्धियां गिनाते हैं, मगर बिहार से पलायन क्यों हो रहा है इसका जवाब देते हैं उनकी घिघी बन जाती है, वो बात घुमा देते हैं। इस बार माना जाए कि बिहार में वोटिंग पैटर्न जो रेशियो है वो बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं, और ऐसी कई बार देखने को मिली कि बाहर से जो बिहारी दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे वो लौट के यहाँ पर अब नौकरी कर रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ। अभी होली बीती है, आप देख लीजिए अभी तक ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, 1 महीना तक का फुल है अभी भी, जबकि होली बीते हुए 10 दिन हो गए और उसके बावजूद ये हालत है। तो इसी से आप समझ सकते हैं अभी फिर छठ आएगा, छठ में भी यही नौबत होगी। 1 महीना पहले से और 2 महीना बाद तक ट्रेन में सीटें नहीं मिलती हैं, स्पेशल बसें चलानी पड़ती हैं लोगों को लाने और ले जाने के लिए। तो ये सारे झूठे नेताओं के दावे हैं और नेता सच बोलना नहीं चाहते। इसीलिए ये स्थिति है। और जो चुनाव आयोग का अभियान चल रहा है पूरे देश में वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए, जो 2-4 इक्का दुक्का वोटर ऐसे होंगे जो नहीं जाते हैं वोट देने, वो प्रेरित होंगे, जाएंगे, मगर बिहार में तो एवरेज से ज़्यादा वोटिंग हो रही है, एवरेज से ज़्यादा, यहाँ कम होने का सवाल ही नहीं है। मगर ठीक है, अभियान चलाना अच्छी बात है, जागरूक बनाना लोगों को अच्छी बात है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। इससे जो जागरूक हैं वो भी और ज़्यादा जागरूक होंगे और ज़्यादा सजग होंगे। वैसे बिहार पूरे देश में राजनीतिक रूप से सबसे सजग प्रदेश है। ये वही प्रदेश है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, इसी बिहार से। इसी बिहार के राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने इस देश के, और इसी बिहार के जो चित्रकार थे जमालपुर के, उन्होंने संविधान में जो चित्रकारी की है वो भी बिहार के थे। तो बिहार वो प्रदेश है और उसको लोकतंत्र का पाठ कोई नहीं पढ़ा सकता है। बिहार ने ही कई बार देश की राजनीति को बदल दिया है। तो अभियान तो चुनाव आयोग चला रहा है, अब 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, असर पड़ेगा, लोग घरों से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, वोट देंगे। देखिए, एक बात तो है कि टीएन शेषन जब चुनाव आयोग के बने थे आयुक्त, तो उस समय के बाद से बिहार में चुनावों का वो बदल गया है। अब लोग बूथ पर जा रहे हैं, पहले लोग तो बूथ पर भी जाने से घबराते थे, या गोलियां चल जाती थी, मारपीट हो जाता था। कई जगहों पर तो गांव के लोगों को घेर कर और उनको बूथ तक जाने नहीं दिया, रोक दिया जाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, लोग बूथ पर जा रहे हैं। और इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे ये एम्बेसडर बनाए हैं, ब्रांड एम्बेसडर अपने, जो लग भिड़ के इस काम में लगे हैं कि लोग वोट डालें, चुनाव उसमें जाएं और वोटर को कैसे बूथ तक जाने में सहूलियत। हमको याद है कि पहले तो 1.5-2 किलोमीटर दूर तक मैंने शहर में गाड़ियां बंद कर दी जाती थी, नहीं जाने देते थे।
लेकिन अब ई रिक्शा चुनाव आयोग की तरफ से हर जगह ये कर दिया गया है कि ई रिक्शा से ले जाएं वोटर को और वहाँ पर ले जाएं। तो अब ये जो तैयारी हुई है वो बहुत अच्छी बात है। वोटर जाएंगे, लेकिन जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे थे कि लोग हैं ही नहीं तो जाएगा कौन। माने एक घर में 17 वोटर हमारे ही घर में हैं, लेकिन हम लोग 7 लोग हैं यहाँ और बाकी सब बाहर हैं, तो वो यहाँ वोट नहीं दे पाएंगे। और जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी चुनाव की ड्यूटी में रहते हैं, तो वो जिस शहर में ड्यूटी में है वहाँ उनको वोट डालने मिलता नहीं है, तो वो अपने शहर में नहीं जाते तो वोट नहीं डालते। इसलिए एक घालमेल है। और ये जो आंकड़ों का जो खेल है उस पर ध्यान। बिहार तो राजनीति खाता है, राजनीति पीता है, राजनीति जीता है। बिहार के छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति को समझते और बूझते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को इसके बारे में समझाना वो नहीं है, कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। बिहार में वो जैसा कि मैंने कहा कि पलायन को बंद कीजिए और लोगों को यहीं पर काम दीजिए, लोग यहीं पर रहें, तो देखिए वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़ जाता है। चलिए अब दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि गठबंधन में 3 सीटें उन्हें मिली हैं, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। लेकिन इस तीनों में से किसी भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसको कैसे देखा जाए? मुकेश सहनी कह रहे हैं गठबंधन में आ गए, सीटें भी मिल गई, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी बधाई के पात्र हैं कि उनकी कटी पतंग की डोर जो है वो लालू प्रसाद ने थाम ली है। मगर ये आश्चर्य की बात है कि वो खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। तो हो सकता है कि वो तैयारी में लगे हों कि पूरी तैयारी से संगठन को मजबूत करके और विधानसभा चुनाव में कोई धमाका किया जाए और अपनी ताकत दिखाई जाए। अभी लड़ेंगे तो संसाधन भी खर्च होंगे, ताकत भी खर्च होगी, और हारने पर पार्टी प्रमुख वो हैं, अगर वो चुनाव हार जाएंगे लोकसभा का तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा, उसका असर फिर अगले साल विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो इसलिए वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा और तैयारी करेंगे और विधानसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे। हमको लगता है कि उनके नहीं लड़ने के पीछे यही सोच रही होगी। उसमें एक और चीज़ है कि मुकेश सहनी को जो 3 सीट मिला है, उनके पास प्रत्याशी कहाँ है, माने उन सीटों पर किसको खड़ा करेंगे। दूसरी बात कि दोनों ही दलों में, माने राजद में और मुकेश सहनी में, ये डील तो जरूर हुई होगी। माने ये सीट जो आपको मिल गया तो कुछ वारा न्यारा कर लिया जाए, तो कुछ मुकेश सहनी कर लेंगे, कुछ लालू प्रसाद यादव कर लेंगे, दोनों मिल के कर लेंगे। इसकी संभावना, हमने कहते वो करने ही जा रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना राजनीति में ये चीज़ होती है कि मुकेश सहनी को जो 3 सीट मिला है, ये अगर उनको सवाल है कि मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो कहा जा रहा था कि झंझारपुर की सीट है जो अति पिछड़ा बहुत सीट है और उस सीट पर ही वो लड़ना होगा तो लड़ेंगे। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो बाहर से कोई कैंडिडेट आएगा, पार्टी का कार्यकर्ता होगा, या उनके जगह पर परिवार से भी कोई उतर सकता है। जैसे उनके भाई संतोष कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय, संतोष सहनी माफ कीजिएगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर उनकी पत्नी के बारे में भी चर्चा है। ये चर्चा जोरों पर है कि ये हो सकता है कि उनकी पत्नी चुनाव में उतर जाए, और जब उनके पास 3 सीट है तो क्यों नहीं अपने परिवार के एक सदस्य को चुनाव में लड़ा दें। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने से उनकी जो बातचीत हुई होगी कि क्या प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव उनको देंगे, माने उन सीटों पर राजद भी दे सकता है कि हमारे प्रत्याशी पर तुम चुनाव लड़ो, तो अब ये देखना होगा। लेकिन मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। उनको लड़ना चाहिए था, तो खुद उनको गठबंधन में आए हैं और ये जिद पर अड़े थे कि आरक्षण जो देगा उसी के साथ हम जाएंगे। हालांकि वो नहीं हुआ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज पब्लिक में भी चला गया, लेकिन वो कहीं तो ऐसा नहीं है कि उनको आरक्षण कहीं मिल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, तो राजद उनको प्रत्याशी दे दे। या अब तो खैर मोतिहारी और गोपालगंज की चर्चा होगी, अगर खुद नहीं लड़े तो झंझारपुर की भी चर्चा होगी। तो अभी कैंडिडेट है या नहीं है, नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कैंडिडेट तो कभी भी आ जाएंगे। देखिए 2 चुनाव वो ऑलरेडी हार चुके हैं, एक लोकसभा फिर विधानसभा, और अंत में भाजपा ने उनको अपने कोटे से विधान परिषद में पहुंचाया था। तो अब अगर इस लोकसभा का चुनाव भी वो हार जाएंगे तो ये लगातार हैट्रिक हो जाएगा चुनाव हारने का, और ये बहुत बुरा होता है। आप पर टैग लग जाएगा कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो इससे वो बचना चाहते हैं। और जो रवि जी कह रहे थे कि लेन देन होगा, उसमें कारोबार होगा, तो कारोबार से जो कमाई होगी वो विधानसभा चुनाव में काम आएगी।
तो इसलिए, और चूंकि राजद के पास भी उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं है, विपक्ष के पास तो टोटा पड़ा हुआ है उम्मीदवारों का, उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, तो राजद ने अपने पाले की 3 सीटें दे के अपना पिंड छुड़ाया कि ले जाओ भाई तुम 3 सीट हमारे पास है नहीं, आप खोज लो। हाँ, आप खोज लो, उम्मीदवार खोज लो, कुछ उनका भी भला हो जाएगा, कुछ इनका भी भला हो जाएगा। तो इसलिए ये खेल चल रहा है। अब ये किसको पकड़ते हैं, कौन सा उम्मीदवार कहाँ खोजते हैं, उस पर बड़ा बढ़िया व्यंग किया था जदयू ने कि भाई कोई भूले से उधर ना जाना, नहीं तो पकड़ के उम्मीदवार बना दिया जाएगा तुमको। पकड़ुआ उम्मीदवार, बिहार तो प्रसिद्ध रहा है पकड़ुआ विवाह के लिए, अब यहाँ पकड़ुआ उम्मीदवार का टर्म भी चल रहा है कि पकड़ के उम्मीदवार बना दिया चर्चा जाएगा। थी कि मोतिहारी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं आकाश सिंह, बीते चुनाव में भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था रालोसपा के टिकट पर महागठबंधन में। इस बार क्या वीआईपी से कैंडिडेट बनेंगे, इसको लेकर कुछ खबर है? बन सकते हैं। मैं तो ये कहता रहा हूँ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ संभव है राजनीति में। तो मोतिहारी पहले भी वो शायद लड़े थे चुनाव, 2019 हाँ 19 में लड़े थे, तो एक बार फिर भाग्य आजमा सकते हैं। और इनके पास उम्मीदवारों का टोटा है और वो इच्छुक कैंडिडेट होंगे तो जरूर, और राजद का बैकिंग भी रहेगा उनको, कांग्रेस की बैकिंग रहेगी। चर्चा ये है कि राजद नहीं चाहता है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़ाए, तो ये लालू प्रसाद यादव ही नहीं चाहते हैं। ये चर्चा मैंने बहुत जोरों पर है। तो अगर ये मुकेश सहनी उनके बेटे को टिकट देना भी चाहेंगे तो इसका विरोध राजद कर देगी, राजद कर देगी निश्चित रूप से। तो अखिलेश सिंह से लालू प्रसाद यादव, हालांकि उनके माने लालू के चेले ही हैं वो अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन खुद लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे को कहीं से टिकट मिले। माने उनकी बात तो महाराजगंज से भी चल रही थी कि वहाँ से मिल जाएगी, या वहाँ से लड़ चुके हैं पहले से, मधुबनी से, मोतिहारी से क्षमा करें, तो वो, लेकिन लालू यादव जब चाहेंगे तभी अखिलेश सिंह अपने बेटे को लड़ा पाएंगे। तो हम लोगों को अभी मुकेश सहनी के पहलवान देखने के लिए और इंतजार करना, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। मुकेश सहनी अभी इस जुगाड़ में होंगे कि कोई कुछ लोग मिल जाएं जो कुछ काम बन जाए उनका, अगले चुनाव की कुछ तैयारी हो जाए। अच्छा, तो मुकेश सहनी के आने से महागठबंधन को कितना फायदा है? क्या कुछ सीटें हैं जहां पर वो प्रभावित कर पाएंगे वोटरों को, एनडीए से खिसका कर इधर लेकर आ पाएंगे? एनडीए का वोट तो नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ, इनके जो प्रभाव में लोग हैं, इनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, या उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका वोट जरूर उधर चला जाएगा महागठबंधन के साथ। हाँ, उनका अपना वोट तो चला ही जाएगा, मगर बड़ी संख्या में निषाद जो हैं वो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजद के साथ उनका बैर रहा है। राजद के शासन काल में निषादों को बहुत प्रताड़ित किया गया है और ये वो आज तक नहीं भूले हैं। तो इसलिए अब राजद के लिए वो वोट करें, ये तो सोचने में भी नहीं आता है कि ऐसा हो सकता है। कोई वो आरक्षण का मुद्दा लेकर जो मुकेश सहनी निकले थे पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? उस वजह से थोड़े वोटर खींच कर आएंगे? वो तो फिक्स हो गया ना, माने जिस पार्टी ने उनको 3 सीटें दी हैं राजद ने, उसके भी एजेंडे में ये नहीं है कि निषादों को एससी कैटेगरी, हाँ शेड्यूल ट्राइब में उसमें शामिल किया जाए। कांग्रेस ने घोषित कर ही दिया, बीजेपी ने भी घोषित कर दिया, किसी पार्टी ने इनकी मांग को तवज्जो नहीं दी, नोटिस नहीं लिया, और वो गंगा जल लेके शपथ दिलाते चल रहे थे पूरे बिहार में और यूपी में। तो वो फिक्स हो गया अभियान, उसमें दम नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर वो चुनाव को प्रभावित कर देंगे। अगर इस हैसियत में होते तो ज़रूर वो खुद चुनाव मैदान में उतर पड़ते, मगर उनका खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ही ये बता रहा है कि वो इस हैसियत में नहीं है कि किसी को हरा सकें, किसी को जिता सकें। आखिरी तरफ बढ़ते हैं, और आज जो जमुई में सभा हुई है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की एक साथ, जिसमें अर्चना रविदास जो राजद की उम्मीदवार हैं चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के खिलाफ में, उनके लिए, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? महागठबंधन तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन वोट का क्या होगा? ना देखिए, तेजस्वी यादव ने जाके उसको वातावरण को चार्ज करने की कोशिश की है वहाँ पर। उन्होंने चिराग पासवान को सीधे अटैक किया और कहा कि हमने तो यहाँ की बेटी को मैंने टिकट दिया है। जमुई में पहली बार राजद ने टिकट दिया और बेटी को दिया, वहाँ की बेटी को, लेकिन इन्होंने मेहमान को दिया है। और मेहमान 2 मायने में कहे जाते हैं, माने लोग दामाद को भी मेहमान ही कहते हैं। तो उन्होंने उस पर अटैक किया है चिराग पासवान पर। लेकिन जमुई के
सीट पर माने जदयू की तरफ से अशोक चौधरी ने, आज अशोक चौधरी भी उस इलाके में घूमे हैं, शेखपुरा में वो गए थे और कई जगहों पर गए थे। तो अशोक चौधरी जिस तरह से एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, बिहार सरकार के माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर लगे हुए हैं, चूँकि समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी लड़ रही हैं। तो देखिए ये राजद के तरफ से ये गए थे, इन्होंने चुनाव प्रचार जरूर किया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अर्चना रविदास के पक्ष में वोटों की गोलबंदी ये कर पाएंगे। और वहाँ ये चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनके पक्ष में माहौल है। भीड़ भी जिस प्रकार से मोदी जी के प्रचार में आई थी उतनी आज देखने को नहीं मिली। उतनी भीड़ तो नहीं होगी, स्वाभाविक है, मगर फिर भी संतोषजनक भीड़ थी। तेजस्वी यादव के हिसाब से संतोषजनक भीड़ थी वो। और ये है कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की इस बात की कि मोदी के आने से जो लहर पैदा हुई है उसको थामा जा सके। अब वो कितना इसमें सफल हुए ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, मगर ये है कि वो चुन चुन करके अटैक कर रहे हैं और बड़े सधे हुए अंदाज में तेजस्वी अटैक कर रहे हैं विपक्ष पर और शालीनता के साथ कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से उनका बहुत विकास हुआ है और बहुत नपी तुली भाषा में वो बोलते हैं और वो लोगों को अपील भी करती है उनकी बात। मगर फिर वही बात आ जाती है घूम फिर करके कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, मगर आपके साथ जो अतीत जुड़ा हुआ है जिसकी याद एनडीए बार बार दिलाती रहती है बिहार के लोगों को कि भूलो मत, ये वही जंगल राज का प्रतीक है। वहाँ पे नीतीश कुमार ने वही याद दिलाया तो वहाँ बेचारे तेजस्वी विवश हो जाते हैं। तो अब तो 17 साल बनाम 17 महीना वो बात करते हैं। अब बात करते हैं तो ये तो लोगों की समझ में आता है ना कि 17 साल का क्या मतलब है और 17 महीने का क्या मतलब है। उसके पहले का 15 साल फिर सामने आ जाता है, तो इसलिए वो उनका चल नहीं पा रहा है। मगर वो अपने तय बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो एक संसदीय क्षेत्र जमुई में तेजस्वी यादव की सभा हुई, इसके पहले पूर्णिया में जरूर नामांकन के दौरान उन्होंने सभा की थी बीमा भारती के लिए। लेकिन अब ये रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है। अब प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी दूसरी बार बिहार आ रहे हैं, कल नवादा में वो गरजेंगे और ऐसे परिस्थिति में बिहार में आपको हर पल कुछ ना कुछ नया राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी जो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए थे, एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। महागठबंधन के सहारे ही सही, लेकिन 3 सीटों पर पहलवान उतारने की तैयारी है। खुद नहीं उतरेंगे ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना है कि उन 3 सीटों पर इनके पहलवान कौन होते हैं। क्या मोतिहारी में और गोपालगंज और झंझारपुर में पार्टी के कार्यकर्ता ही आएंगे या फिर जिस तरीके से अभी माहौल है पैराशूट से भी उम्मीदवार उतर रहे हैं वैसा ही देखने को मिलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।